next point we have in discussing domain and range of some common function. So from here we have seen already. Now we have 1 upon x power n where n belongs to natural number. अब ये n जो है वो ऑड हो या इवन हो, उससे डोमेन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. डोमेन तो क्या होगा, r एक्सेप्ट जीरो. और ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि भाई डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो x को ज़ीरो हमको हटाना पड़ेगा. सो x कैन टेक एनी रियल वैल्यू. उसके लिए 1 अपॉन एक्स पावर n डिफाइंड होगा, चाहे वो n जो है वो इवन हो या ऑड हो. तो डोमेन तो आ गया हमारे पास में x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ज़ीरो. रेंज में जब n का वैल्यू इवन होगा, तो जब n का वैल्यू इवन होगा तो 1 अपॉन एक्स पावर n जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. तो जो रेंज हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा r प्लस पॉजिटिव रियल्स, y बिलोंग्स टू r प्लस. लेकिन जब n ऑड होगा तो हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स पावर n कैन टेक वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट जीरो. जीरो नहीं हो सकता है. तो उस केस में जो रेंज है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, y बिलोंग्स टू r ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो. ठीक है. सो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन. लेट से वी हैव y इज इक्वल टू 1 अपॉन x. हमने n का वैल्यू जो है वो ऑड ले लिया 1. तो हमको पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्लियरली बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हमको पता है, वैसे ही यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा. तो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो x पॉजिटिव y पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव देगा, या फिर दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा. तो जब x और y के जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो x पॉजिटिव है तो y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और x अगर नेगेटिव है तो y को भी नेगेटिव होना पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ बनेगा हमारे पास में वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. तो ग्राफ जो है वो हमारे पास में इस तरह से बन जाएगा. और हमको पता भी है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ इस तरह से बनता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स में x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो. जीरो हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते. ठीक है. तो ये तो आ गया हमारे पास में डोमेन. अगर हम रेंज की बात करें यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर रेंज में, अच्छा ये ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों बन रहा है, ये अगर हम देखें तो ये जीरो है. तो जीरो, x का वैल्यू हम जीरो नहीं रख सकते हैं, ये बात तो तय है. तो x का वैल्यू जीरो अगर हम डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते हैं तो हम x की तरफ अप्रोच तो कर सकते हैं. तो अगर हम x की तरफ अप्रोच करें पॉजिटिव तरफ से, या फिर हम x की तरफ अप्रोच करें नेगेटिव की तरफ से, तो जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जीरो प्लस पर जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ. तो ये जो है यहाँ पर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ y. और जब हम जीरो की तरफ जाएंगे, नेगेटिव तरफ से जब हम इस तरफ से जाएंगे जीरो की तरफ, तो जो y है वो होगा 1 अपॉन जीरो समथिंग नेगेटिव, तो वो जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ. तो इसीलिए ग्राफ जो है जीरो पर जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हो तो वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जब आप जीरो की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. और अगर हम x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस ऑफ इन्फिनिटी विल गिव यू जीरो, टेंडिंग टू जीरो. तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है y जीरो की तरफ टेंड कर रहा है जब x जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. और जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ इन्फिनिटी, मतलब कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी. तो वो कहाँ जाएगा, वो उस केस में भी जीरो की तरफ जाएगा. तो ये आ गया हमारे पास में. यहाँ पर y जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है जब x जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पर x जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो ऐसा कोई पॉइंट होगा तो नहीं, लेकिन हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि प्लस इन्फिनिटी कॉमा जीरो, ऐसा कोई पॉइंट अटेंड नहीं कर रहा है वो. ना तो x कभी इन्फिनिटी के बराबर हम लिख सकते हैं, ना ही हम y को
यहाँ इस केस में 0 के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन हमने बस समझने के लिए देख लिया कि ये जो है इस तरह से कोई एक पॉइंट है जो लास्ट में जाकर कर्व पर लाई कर रहा होगा, जो कि एक्चुअल में तो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस पर अगर हम वैल्यू देखें तो वाई एक्सिस पर ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज को एक्वायर कर रहा है, लेकिन y इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, तो हमको उसको हटाना पड़ेगा। तो हम बोल देंगे कि y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। तो ये कर्व जो है जो बना वो हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो x एक्सिस है वो y इज इक्वल टू 1/x को इन्फिनिटी पर मीट करेगा, प्लस इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी पर। सिमिलरली जो y एक्सिस है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो y इज इक्वल टू 1/x को माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पर मीट करेगा। तो अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो कि कर्व को, किसी गिवन कर्व को अगर इन्फिनाइट पे मीट कर रही है, मतलब इन्फिनाइट पे टच करेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्फिनाइट जैसा तो कुछ होता नहीं, इन्फिनाइट तो क्या है, एक नोटेशन है। तो अगर ऐसा हमको लग रहा है कि वो इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को टच करेंगे, मतलब कि जो टेंजेंट एट इन्फिनिटी अगर मैं बोलूँ, तो हम बोल पाएंगे यहाँ पर कि x एक्सिस एंड y एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन हो गई, और x इज इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस की इक्वेशन हो गई। सो दे आर एसिम्पटोट्स टू y इज इक्वल टू 1/x। एसिम्पटोट्स का मतलब अभी हम समझ सकते हैं दैट इज टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इन्फिनाइट पर टेंजेंट। जैसे कि अगर हम y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाएं और उसमें x इज इक्वल टू π/2 अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो हमको दिखेगा कि वो इन्फिनाइट पर कहीं पर जाके 10x को मीट करेगी, मीट तो क्या करेगी, टच करेगी, तो टेंजेंट एट इन्फिनिटी, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट टू द कर्व y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, तो अगर हमारे पास में ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 1/x था, तो इसका डोमेन आ गया हमारे पास में, रेंज आ गया, और हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में इसका ग्राफ हो गया। अगर हमारे पास में ऐसा गिवन हो एक्स वाई इज इक्वल टू -1, अगर ऐसा गिवन हो तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है x और y जो दोनों होंगे, इनका जो नेचर होगा वो अपोजिट होना पड़ेगा। मतलब अगर x नेगेटिव है तो y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और अगर x पॉजिटिव है तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो पाएंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें कि y इज इक्वल टू -1/x का ग्राफ को अगर हम यहाँ पर समझें, तो जब हम x को नेगेटिव रखेंगे, x को जब हम नेगेटिव रखेंगे तो y कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो कर्व है, ये कर्व या तो जब x नेगेटिव रखोगे y पॉजिटिव, तो ये कर्व जो है वो बनेगा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से हमारे पास में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। कर्व सेम ही है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, RH मतलब कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और इस तरह से अब अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू -1/x जो है, इसमें भी अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞ एक्सेप्ट 0, एक ही बात है। और रेंज की अगर हम बात करें तो y कैन टेक ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। y जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो रहा है, और x भी जो है वो 0 के कभी बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। तो ये आ गया हमारे पास में डोमेन एंड रेंज, और ये जो है वो हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव, लेट्स से y is equal to 1/x cube and
y इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पर जो हमने x का जो पावर लिया है, यहाँ पर जो हमारे पास में पावर में जो n जो है वो हमारे पास में क्या है, ऑड है, दोनों ही ऑड है। तो दोनों अगर ऑड हैं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डोमेन होगा दोनों का वो तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, और जो रेंज होगा वो हो जाएगा हमारे पास में y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। तो दोनों के कर्व जो हैं वो तो एक जैसे बनेंगे, मतलब शेप में तो हमको एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन दोनों एग्जैक्ट वैल्यू तो देंगे नहीं। जैसे कि अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूं तो 1/x से तो वैल्यू मिलेगा हमको 1/2, और 1/x³ से जो वैल्यू है वो मिलेगा हमको 1/8। तो ऑब्वियसली जो दोनों के ग्राफ बनेंगे वो कुछ तो अलग अलग बनेंगे ही। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के ग्राफ्स को एक साथ ड्रॉ करें तब हमको समझ में आएगा कि इनके ग्राफ के शेप तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेट्स से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया हमने, और y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ अगर हमने ड्रॉ कर लिया, सपोज करो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, या फिर कोई भी एक ग्राफ वो अपन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 1/x³ का ग्राफ जो है वो हमको बनाना है। अगर ये हमने y इज इक्वल टू 1/x मान ही लिया कि ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, तो 1/x³ का ग्राफ हमको अब बनाना है, ठीक है। तो अब आप देखो, सबसे पहले अगर हम दोनों को सॉल्व करें 1/x³ इज इक्वल टू 1/x को, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x³ इज इक्वल टू x वेयर x इज नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ तो डोमेन में पहले से जीरो को एक्सक्लूड कर रखे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में x³ माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया आपने, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, ये तो रिजेक्ट हो गया ऑलरेडी, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, क्योंकि उनके डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो +1 पर और -1 पर वो जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई एक पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये अगर मैं बोलूँ ये है +1 और ये हो गया हमारे पास में -1। अब आप देखो, जब x का वैल्यू हमने 2 लिया तो 1/x की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 1/2, और 1/x³ की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 1/8, ठीक है। मतलब कि 1/x³ का जो ग्राफ है, जब x का वैल्यू हमने 1 से राइट साइड में लिया, जब हमने x का वैल्यू 2 लिया है, तो ये वैल्यू तो है कितना 2,1/2, क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो वैल्यू क्या आ रही है 1/8, 1/8 का मतलब हो गया 0.125, तो ये वैल्यू तो कम है भाई, 1/2 तो हो गया हमारे पास में 0.5। तो जो ग्राफ आएगा 1/, वो ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा, और ये जो पॉइंट है ये तो 1,1 है, इस पर इससे भी पास करेगा, ठीक है। अब अगर हम एक और वैल्यू ले लें, सपोज करें हम x का वैल्यू ले लेते हैं 1/2, मतलब कि x का वैल्यू हमने 0 से 1 के बीच में ले लिया 1/2, तो 1/x तो वैल्यू दे देगा 2, डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो गया। और 1/x³ की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8। तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग जो है वो वैल्यू मिल रहा है 2, ठीक है। 1/2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1/2 के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है 1/2,2, ठीक है। और 1/2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा 1/x³ पर, वो आएगा हमारे पास में 1/2,8, तो कहीं पर ऊपर की तरफ होगा, यहाँ मान लेते हैं अपन 1/2,8 अगर यहाँ कहीं है तो। अब आप देखो 1/x³ का ग्राफ जो है वो, इसको अगर मैं बोल दूँ P पॉइंट,
इसको अगर हम बोलते हैं Q और इसको अगर हम बोलते हैं R पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है 2,1/8, ये अगर R पॉइंट है, तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमको ग्राफ मिल जाएगा। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो आप देखो P से लेकर Q तक तो ये ग्राफ ऊपर है, और Q पर तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो ग्राफ है ये नेचर तो यही होगा इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास में ग्राफ ऑफ 1/x³। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ भी आप जब देखोगे तो -1 पर तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब जब हम x का वैल्यू इन बिटवीन -1 to 0 लेंगे, लेट से x इज इक्वल टू -½ हमने लिया, तो 1/x³ जो है वो तो हो जाएगा -8, और 1/x जो है वो हो जाएगा -2। तो ये वैल्यू तो हो गया हमारे पास में -½ की करस्पॉन्डिंग, ये वैल्यू तो हो गया -2। अब -1/8 तो और, तो यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो, अगर हम 1/x³ के ग्राफ को अब देखें तो यहाँ पर वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इस तरह से, यहाँ पर कट करेगा और ये ग्राफ जो है वो इस तरह से निकल जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास में y इज इक्वल टू 1/x³। जैसे कि ये पॉइंट आ गया हमारे पास में -½ अब अगर हम x का वैल्यू सपोज करें -2 ले लें, तो 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, -1/8, मतलब कि -0.125, और 1/x का वैल्यू जो है वो होगा -½ दैट इज -0.5। तो अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये तो है -0.5 यहाँ पर y एक्सिस पर, और ये है -125। तो इस तरह से ये जो ब्लू से जो ग्राफ बना है ये तो है 1/x³ का ग्राफ, और जो रेड से जो ग्राफ बना है वो है y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। तो इस तरह से हम जब दो ग्राफ्स को आपस में जब हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि जो है कौन सा ग्राफ ऊपर होगा, कौन सा ग्राफ नीचे होगा। तो हम ग्राफ को देख के इनइक्वालिटीज भी सॉल्व कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कब 1/x³ का ग्राफ किन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए 1/x³ का ग्राफ 1/x से ऊपर है, कब जो है 1/x का ग्राफ जो है 1/x³ के ऊपर है। ठीक है।